विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाईमैग्नेटिक आयन। देखो डाईमैग्नेटिक किसको बोलते हैं, जिसमें सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होता है उसको डाईमैग्नेटिक बोलते हैं, और जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, जैसे लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्शन ए वेनेडियम। अब वेनेडियम का वैसे तो आपको एटॉमिक नंबर याद भी होना चाहिए, बट दिया हुआ भी है कि वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गन 18 4s2 3d3। ये हो गया 2+ आयन के फॉर्म में है, तो वेनेडियम 2+ का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो विल बी राइटिंग आर्गन 18, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, दोनों s से निकाल दिए तो 3d3। अब क्योंकि यहां पे ऑड दिख रहा है तो ऑब्वियसली सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं होगा, अनपेयर्ड तो होगा ही, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया, ए इज इनकरेक्ट। ठीक है, नाउ सेकेंड वाले में जाते हैं स्कैंडियम में। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 21 21। ठीक है, अब 21 वाले केस में आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आर्गन 18 4s2 एंड 3d1, ये लिखोगे। अब यहां पे स्कैंडियम 3+ करने के लिए बोला है, 3+ मतलब ये तीनों इलेक्ट्रॉन को उड़ा दो और ये निकल के आएगा आर्गन 18। तो ऑब्वियसली इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है एंड दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि डायमैग्नेटिक आयन स्कैंडियम 3+ है। बाकी दोनों को भी चेक कर लेते हैं फटाफट कि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गन 18 4s1 3d10। ये एक्सेप्शन वाला केस है, फुलफिल्ड की वजह से 4s1 हो गया है। और Cu2+ का बात कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब आप रिमूव करोगे तो इट विल बी आर्गन 18, एक यहां से एक यहां से, ये बच जाएगा 3d9। और 9 जब दिख रहा है ऑड तो ऑब्वियसली ये पैरामैग्नेटिक है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। और Mn3+ का बात हो रहा है, तो मैंगनीज हैज एटॉमिक नंबर 25, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 18 4s2 एंड 3d5। और यहां पे कहने के लिए बोल रहा है मैंगनीज 3+। मैंगनीज 3+, 3 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन डी से निकालेंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 18 और 4s गायब और यहां पे 3d4। अब यहां देखो है तो इवन, ये भी इवन ये भी इवन, बट ये 3d4 जो है ये डायमैग्नेटिक नहीं है, यहां पे इलेक्ट्रॉन सारा पेयर्ड नहीं है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन 3d4 का, देखिए ऐसा फोटो बनाए और इसमें 3d4 करना है, हुंड को लगाते हुए चारों में एक इलेक्ट्रॉन, तो चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक नेचर का है, ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्कैंडियम 3+। हम सबका कॉन्फ़िगरेशन इसलिए लिखे क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड और इवन देख करके टिक कर देते हैं, वैसा में गलती हो जाएगा, बिकॉज मैंगनीज 3+ वाले केस में आपको दिख रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इवन है 18 एंड 4 22, बट स्टिल इट इज पैरामैग्नेटिक एज इट फॉलोज हुंड रूल। तो इसीलिए इस तरह के सवाल में सिर्फ ऑड और इवन देख के सॉल्व नहीं करना, उसका ऑर्बिटल डायग्राम बना करके उसको चेक करना। आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर शोन बाय। 4 ट्रांजिशन मेटल्स दिया हुआ है इस एमसीक्यू में और आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि सबसे ज्यादा रेंज किसके पास है। तो यहां पे सबका एटॉमिक नंबर, सबका नाम है स्कैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज बढ़ता जाता है। आप अगर उसका ट्रेंड पूरा देखोगे अगर, तो मैंगनीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज इंक्रीज करता है और मैंगनीज के बाद फिर वो डिक्रीज करने लग जाता है। जैसे मैंगनीज है तो ये 0 से लेकर के +7 वाले रेंज तक एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर मैंगनीज मेटालिक फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहां पर अगर मैंगनीज लिखा हुआ है MnO4- यानी कि पर मैग्नेट आयन, तो इसमें आपको दिख रहा है कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो इसके पास सबसे ज्यादा रेंज है 0 से लेकर के 7 तक। इसके अलावा जो भी है उस पर रेंज कम है। हाँ, मैंगनीज से जस्ट पीछे क्रोमियम है, क्रोमियम का जो रेंज है वो 0 से लेकर के +6 तक एग्जिस्ट करता है। +6 वाले केस में यू हैव क्रोमेट आयन CrO4 2- और 0 वाले केस में क्रोमियम है। स्कैंडियम का रेंज कम है। आयरन वाले केस में तो खैर हम लोग को पता है कि उसका रेंज बहुत ज्यादा नहीं किसी भी कंपाउंड में, वो ज्यादातर फेरस और फेरिक के बीच में ही ट्रांजिशन करता रहता है, यानी कि Fe2+ Fe3+ में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है मैंगनीज। ध्यान रखना, ट्रांजिशन मेटल में मैंगनीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज बढ़ता है और उसके बाद वो डिक्रीज करने लग जाता है। ये फिर से एक एमसीक्यू जिसमें 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है कि दोनों सही है, दूसरा में है कि पहला सही दूसरा गलत, फिर है पहला गलत दूसरा सही, और चौथा ऑप्शन है कि दोनों गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। पहला स्टेटमेंट, ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है
कि ट्रांजिशन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इनफैक्ट जनरली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता ही है, ठीक है, एक्सेप्ट सम ऑफ द मेटल्स, बट उसके पीछे कारण कुछ और है, उसको इस क्वेश्चन में हम नहीं डील कर रहे। ट्रांजिशन मेटल्स जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ट्रांजिशन मेटल्स, स्टेटमेंट 2 है, ट्रांजिशन मेटल्स हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। बिल्कुल गलत बात है बाबू, अगर डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स बोलेंगे ही नहीं। ट्रांजिशन मेटल्स का डिफिनेशन ही होता है दैट हैज इनकंप्लीट डी सबशेल, यानी कि डी सबशेल पूरा पूरा उसका भरा हुआ नहीं हो, उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स। इनफैक्ट हाई मेल्टिंग पॉइंट का कारण भी वही होता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट ट्रांजिशन मेटल्स का क्यों होता है, बिकॉज इट कंटेन्स वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, ऑल द डी ऑर्बिटल्स आर नॉट फुल्ली फिल्ड, दिस इज द रीजन व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो बेसिकली सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है और पहला वाला सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है मैच द प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज। 3 प्रॉपर्टी लिखा हुआ है और राइट साइड में 4 एलिमेंट्स का नाम है और आपसे बोल रहा है कि बताइए कि कौन किसको मैच कर रहा है। पहला है लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो पूरे 3D सीरीज में जो सबसे कम इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है वो होता है जिंक का। एक्चुअली जिंक के पास 3D वाले पूरे सबशेल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारा इलेक्ट्रॉन्स उसका पेयर्ड है। 3D10 उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो जब भी वो मेटालिक बॉन्ड बनाएगा तो उसमें 3D वाला जो इलेक्ट्रॉन्स वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज अनपेयर्ड तो है नहीं इलेक्ट्रॉन। अब जब मेटालिक बॉन्ड ही नहीं बन पा रहा है बहुत बढ़िया से, तो ऑब्वियसली उसका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यानी कि उसका कन्वर्जन टू गैसियस फॉर्म विल बी इजियर और उसका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लोएस्ट होता है पूरे 3D सीरीज में। रीजन क्या है? क्योंकि उसके पास 3D में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, ठीक है। सेकेंड है शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सीरियस गैस का आंसर होता है मैग्नीज। स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज करता है और मैग्नीज से लेकर के जिंक तक फिर वो डिक्रीज करता है। मैग्नीज में सबसे ज्यादा रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है +2 से लेकर के +7 तक, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज। और थर्ड है ट्रांजिशन मेटल दैट डज नॉट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, तो इसका आंसर है स्कैंडियम। सी स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d1 और स्कैंडियम का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो +3 करने के चक्कर में आप 4s का भी दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और 3d1 का भी इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो अल्टीमेटली स्कैंडियम 3+ में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो कलर्ड कंपाउंड कहां से बनाएगा, तो इसीलिए ये कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाता है 1, 2 एंड 3। सो इसका आंसर क्या होगा? 1 का R में ये वाला ऑप्शन भी है और ये वाला ऑप्शन भी है। 2 का Q में हम लोगों को ऑप्शन परफेक्टली मिल गया बिकॉज सिर्फ इसमें दिख रहा है हम लोग को 1A और B में, और थर्ड का P भी इसमें मिल चुका है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन डी ब्लॉक का आप लोगों को दिख रहा है, द ट्रेंड ऑफ विच प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जो ग्राफ आप लोग को दिख रहा है कि निकेल तक जो है वो डिक्रीज कर रहा है वैल्यू और फिर उसके बाद थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है, ये ट्रेंड फॉलो होता है एटॉमिक रेडियाई के द्वारा। एक्चुअली शुरुआत में डिक्रीज इसलिए करता है बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट में क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस रिपल्शन के वजह से उसका साइज स्लाइटली इंक्रीज कर जा रहा है। सो दिस ग्राफ इज गोइंग विथ द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई फॉर 3D सीरीज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ ट्रांजिशन एलिमेंट। सी जो 3D का जितना भी 10 एलिमेंट होता है वो 10 एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं कंसिडर होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट का डिफिनेशन है कि जिसमें आपका जो 3D सबशेल है उसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अगर सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया तो वो 3D सीरीज में रहते हुए भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। तो आपसे कह रहा है कि इन चारों में बताइए कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये जिंक, बिकॉज जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 एंड 3d10, 4s2 3d10। तो इसमें आप देख रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, 3D भी पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ जिंक ही नहीं, ये तो 3D सीरीज का बात हो गया। जिंक के नीचे होता है कैडमियम, और कैडमियम के नीचे होता है मर्क्यूरी, ये 4D सीरीज में और ये 5D सीरीज में। तो इन दोनों को भी हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये
डी ब्लॉक का एलिमेंट्स तो है, बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको भी हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ CrCl3.6H2O कंपाउंड रिएक्ट्स विद एक्सेस AgNO3 सॉल्यूशन टू yield 2 मोल्स ऑफ AgCl। देखिए फिर से इस सवाल में आपको क्या कह रहा है कि इसका 1 मोल लिया है और जब उसको AgNO3 से ट्रीट कर रहा है तो AgCl कितना मोल बना है, तो AgCl बना है 2 मोल, मतलब कि 2 क्लोराइड आयोनाइजेशन स्फीयर में होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए 2 क्लोराइड, ठीक है, तभी ये वाला फॉर्म हो सकता है। अब आपको ये देखना है कि किसमें आप किस वाले ऑप्शन में आपको 2 क्लोराइड स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है। तो मेरे को तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए, जिसमें कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 1 क्लोराइड है, टोटल 3 क्लोराइड में से 1 क्लोराइड अंदर है और 2 क्लोराइड बाहर है। तो इसी का अगर 1 मोल आप लेकर के आएंगे तो AgNO3 के साथ ये दोनों Cl जो बाहर में है, जो आयोनाइजेशन स्फीयर का पार्ट है, वो AgCl का व्हाइट पीपीटी बनाएगा। इस वाले ऑप्शन में एक ही Cl बाहर है, इसमें एक भी Cl बाहर नहीं है, इसमें भी एक भी Cl बाहर नहीं है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? All the chloride ion present in ionization sphere that is outside that square bracket will react with AgNO3 to form precipitate of AgCl. The oxidation number of cobalt CO in this complex is, see ये वाला कॉम्प्लेक्स हम यहां पे बना देते हैं, CO यहां पे लिखा हुआ है En thrice और ये यहां पे 2 SO4 whole thrice। परफेक्ट। ये EN क्या है? EN इज इथिलीन डाइअमीन, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इथिलीन डाइअमीन का, CH2 और यहां पर NH2 दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डाइअमीन, शॉर्ट में इसको कहते हैं हम लोग EN। तो ये EN का फोटो इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे कि इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, आयन नहीं है, ठीक है। तो जब इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पुट कर रहे होंगे तो EN में पुट करेंगे 0, कोबाल्ट का मान लो है X, ठीक है, और सल्फेट का, एक सल्फेट का आप लोग को पता है कितना होता है, -2, तो यहां पे 3 सल्फेट है तो यहां पे हो गया -6, और कोबाल्ट अगर x माने तो यहां पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में 2 लिखा हुआ है। सो बेसिकली यू कैन राइट दैट 2 into x -6 इज इक्वल्स टू 0, दैट गिव्स राइज टू x इज इक्वल्स टू +3, यानी कि इस केस में कोबाल्ट का जो करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो एक्सप्लेनेशन का एज सच कोई रोल नहीं है, आपको बस सही आंसर निकालना है। अगर किसी को ऐसे ही दिख रहा है वहां पे सॉल्व करके, तो हम बहुत डिटेल में सॉल्व कर दिए कि अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आए तो भी ये समझ में आ जाए, बट अदरवाइज कोई अगर डायरेक्टली वहां पे बना सकता है तो वेल एंड गुड। विच द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म अ चिलेट कॉम्प्लेक्स विथ मेटल आयन। ये फिर से वैसे एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो अगर किसी को डायरेक्टली आंसर आता है तो वो टिक कर सकता है, बट अगर किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम बताते हैं। चिलेट कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? चिलेशन का मतलब होता है एक रिंग फॉर्मेशन। जैसे देखो, अगर कोई एक मेटल है, सेंट्रल मेटल, और वो किसी बाइडेंटेट लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब एक ऐसा लिगेंड जो सेम सेंट्रल मेटल के साथ साइमल्टेनियसली 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। वैसा जैसे ये जो C2O4 2- है, इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ऑक्सलेट आयन बोलते हैं इसको। यहां पे O- हो गया और फिर यहां पे O- डबल बॉन्ड O। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ C2O4 2- यानी कि ऑक्सलेट आयन। अब इसमें आप देख रहे हैं कि सेम सेंट्रल मेटल के साथ ये ऑक्सीजन का लोन पेयर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। सो दिस ऑक्सलेट, दिस इज कॉल्ड ऑक्सलेट आयन, और ये एक तरह का बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। तो क्योंकि वो सेम सेंट्रल मेटल के साथ साइमल्टेनियसली 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, जिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के वजह से आपको दिख रहा है बीच में एक रिंग फॉर्मेशन हो गया, बीच में एक रिंग बन गया है, और इसी रिंग फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं चिलेशन। दिस रिंग फॉर्मेशन इज कॉल्ड चिलेशन। सो आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा विथ मेटल आयन, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, बिकॉज C2O4 2- ऑक्सलेट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, और कहीं भी बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड आएगा तो वो चिलेशन करेगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड का है, मतलब कि वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये ऑक्सलेट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। एड ऑन इंफॉर्मेशन के लिए हम आप लोग को बता दें कि अगर कहीं पर इथिलीन डाइअमीन लिखा होगा, शॉर्ट में बोलते हैं उसको EN, ठीक है,
स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, CH2 CH2 NH2 NH2। ये भी एक तरह का बाइडेंटेट लिगेंड है जिसमें कि ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो सेम सेंट्रल मेटल के साथ ऐसे देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो यहां पे C2O4 2- के जगह इथिलीन डायमीन या EN लिखा हुआ होता तो वो करेक्ट ऑप्शन हो सकता था। तो हो सकता है कि आप जब एग्जाम लिखोगे तो उस तरह का ऑप्शन चेंज भी हो जाए। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इन दिस कॉम्प्लेक्स इज, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कि वो जो सेंट्रल मेटल है, यहां पे क्रोमियम है, वो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है लिगेंड के साथ। जितना भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बनाएगा डिफरेंट लिगेंड्स के साथ में, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल मेटल इन द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखो, ये जो OX लिखा हुआ है, दिस OX इज नथिंग बट C2O4 2-, ऑक्सलेट का शॉर्ट फॉर्म है। और ये ऑक्सलेट जो है वो है एक तरह का बाइडेंटेट लिगेंड। दिस ऑक्सलेट इज अ टाइप ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड, जो कि एक लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ऐसा ऑक्सलेट दो है, तो ये दो मिल करके टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बना दिया? 4। और क्लोराइड एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो दो क्लोराइड मिल करके कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 2। तो कुल मिलाकर के 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा क्लोराइड के साथ और 4 बनेगा ऑक्सलेट के साथ, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय क्रोमियम विद द गिवन लिगेंड्स ये है 6। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन द कॉम्प्लेक्स, अब ये बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है। इस केस में जो लिगेंड है वो है EN। EN इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इथिलीन डायमीन। EN इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इथिलीन डायमीन, और इथिलीन डायमीन एक तरह का बाइडेंटेट लिगेंड है। देखो एग्जाम में आपको दिख रहा होगा बाइडेंटेट लिगेंड का सवाल पूछा है, आपका नॉलेज चेक करने के लिए। इथिलीन डायमीन एक तरह का बाइडेंटेट लिगेंड है। एक इथिलीन डायमीन कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहां पे 3 इथिलीन डायमीन है, तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म विल बी 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस केस इज 6। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO4, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां जो CO लिगेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0, तो ऑब्वियसली निकेल का भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0। अगला कंपाउंड आइसोमेरिज्म का है। द कंपाउंड, 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, कैसा आइसोमर है ये। तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि एक में आप ध्यान से देखिए, ये ब्रोमीन अंदर आ गया है, मतलब कि आयोनाइजेशन स्फीयर से कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ गया है, और ये जो सल्फेट पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में था वो बाहर चला गया आयोनाइजेशन स्फीयर में। तो ऐसा जब भी होता है तो इसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि आप उस कॉम्प्लेक्स को जब आयोनाइज करोगे तो जो आयंस बनेगा वो अलग अलग बनना चाहिए। जैसे इसको अगर आप आयोनाइज करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो अलग है ही, बट उसमें आयोनाइजेशन वाले पार्ट से Br- निकल करके आएगा, बिकॉज Br जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट है। जबकि इसको अगर आप आयोनाइज करते हैं इसको, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में सल्फेट है और यहां से जो एनायन निकल करके आएगा वो आएगा SO4 2-। तो आप देख रहे क्लियरली दोनों में जो एनायन फॉर्म कर रहा है वो डिफरेंट फॉर्म कर रहा है ऑन आयोनाइजेशन। सो दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। असर्शन क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में दिख रहा है। असर्शन में लिखा है लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो हम समझाते हैं इस पार्ट को आप लोगों को। एम्बीडेंटेट लिगेंड किसको बोलते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब है कि वो है तो एक मोनोडेंटेट लिगेंड, यानी कि बनाएगा वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल के साथ, लेकिन उसमें डोनर एटम एक से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल C∧N, कार्बन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो बाबू यहां ध्यान दो, कार्बन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो सेंट्रल मेटल के साथ बनाएगा एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये CN- है तो मोनोडेंटेट, लेकिन कार्बन डोनर भी हो सकता है और नाइट्रोजन डोनर भी हो सकता है, यानी कि 2 अलग अलग डोनर साइट ऑफ विच ओनली वन कैन एक्ट एज डोनर एट ए टाइम। तो इसको हम लोग कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। एक और एग्जांपल दिखाते हैं आप लोग को, NO2- N डबल बॉन्ड O और यहां पर O पे माइनस चार्ज। अब इस केस में देखो आप, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन भी एज ए डोनर काम कर सकता है, ऑक्सीजन भी एज ए डोनर काम कर सकता है, बट दोनों में कोई एक ही काम करेगा एट ए टाइम। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड। सो तो पहला स्टेटमेंट है, हां, तो इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड।
अब एम्बिडेंटेड लिगेंड में अगर मान लीजिए दो कंपाउंड है विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक में ये कार्बन डोनर है और एक में ये नाइट्रोजन डोनर है, तो वो दोनों को हम लोग बोलेंगे लिंकेज आइसोमर्स। हम एग्जांपल दिखाते हैं आप लोग को। मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन है, FeH2O होल 5 CN और बाहर में एक Cl लगा देते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स है FeH2O होल 5 और Cn के जगह हम लिख देते हैं NC। NC का मतलब हो गया नाइट्रोजन डोनर आइसोसाइनाइड, और ये Cn हो गया कार्बन डोनर साइनाइड और बाहर में Cl। तो ये दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। डिफरेंस है कि इस केस में कार्बन डोनर है, इस केस में नाइट्रोजन डोनर है। सो बेसिकली द डिफरेंस इज ड्यू टू एम्बिडेंटेड लिगेंड, कि वो डोनर का एटम बदल गया है, और इसी को हम लोग कहते हैं लिंकेज आइसोमर्स। दीज टू आर लिंकेज आइसोमर्स। ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमर्स बोलेंगे, क्योंकि लिंकेज आइसोमर्स डिफर इन द डोनर एटम ऑफ एन एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो अगर पहला स्टेटमेंट को देखो, लिंकेज आइसोमरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, एम्बिडेंटेड लिगेंड की वजह से ही होता है। सेकंड रीजन जो इसका है, एम्बिडेंटेड लिगेंड लाइक NO2, वेरी नाइस, बिकॉज NO2 का एग्जांपल यहां लिए भी है, हैज टू डिफरेंट डोनर एटम्स दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। परफेक्ट परफेक्ट, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और क्लियरली दिख रहा है मेरे को कि ये रीजन ही असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बिकॉज वही एक्सप्लेनेशन पहले आप लोग को हम दिए। सो इसका आंसर सही सही हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन क्वेश्चन। पहला है लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेयरली ऑब्जर्व्ड। सी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है, टेट्राहेड्रल, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ठीक है, sp3 का मतलब क्या हुआ कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो बना नहीं है, मतलब कि d में घुस करके ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया, ये बाहर बाहर से s से बना करके निकल गया। और बाहर बाहर से बनाने का मतलब है कि ये जो d का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको पेयरिंग नहीं कर पाया, पेयरिंग नहीं कर पाया। और पेयरिंग अगर नहीं हुआ मतलब कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना है। तो टेट्राहेड्रल के साथ कुछ कुछ चीज एसोसिएटेड हो जाता है, जैसे एक हो जाता है कि ये तो हम लोग को दिख ही रहा है कि आउटर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल पहला बात है। दूसरा है कि इसमें हाई स्पिन है, हाई स्पिन है, मतलब कि वो पेयरिंग नहीं कर पाया, अगर पेयरिंग नहीं कर पाया मतलब कि स्पिन ज्यादा रह गया। और तीसरा है कि इसका पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा होगा, जनरल बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस विल बी देयर, पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा होगा। तो लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेयरली ऑब्जर्व। देखो यहां पे रेयरली ऑब्जर्व लिखा है, मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, बट जनरल बात है। तो ठीक बात है, बिकॉज टेट्राहेड्रल में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का बात हो रहा है, तो लो स्पिन जनरली नहीं होता है। अच्छा, एक और बात, जब हाई स्पिन का हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब कि इसमें पेयरिंग नहीं होना है ना, हाई स्पिन का मतलब पेयरिंग नहीं होना है। पेयरिंग नहीं होने का मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयर करने में एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तभी तो पेयरिंग नहीं हो रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट यही है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होता है ये कम है, तभी तो पेयरिंग नहीं हो रहा है। और पेयरिंग एनर्जी जो है वो ज्यादा है, तो यहां पे लिखा हुआ है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। अगर ये उल्टा हो जाता ना कि अगर पेयरिंग एनर्जी कम हो जाता तो फिर हम लोग पेयर कर देते, अरे जिसमें एनर्जी कम लगेगा वो काम करेंगे। तो इस केस में एनर्जी कह रहा है कि कम लग रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से, सही बात, तभी तो पेयर नहीं कर रहे, और पेयर नहीं कर रहे तभी तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो टेट्राहेड्रल वाले केस में ये लाइन बिल्कुल सही है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से, तभी तो पेयरिंग नहीं हो रहा है। सो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।